नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नागर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम पिछली क्लासों में बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिकों के बारे में। लास्ट क्लास में अपन बोल रहे थे कि नील्स बोर ने किस प्रकार एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाया और रदरफोर्ड के अंदर जो भी कमियां थी उसको दूर किया। तो कुछ पॉइंट्स अपन ने इसके पहले वाले पार्ट में दोस्तों समझ लिए थे और जैसा कि अपन पिछले वाले पार्ट में भी चर्चा कर चुके हैं कि नील्स बोर ही वह साइंटिस्ट है जो रदरफोर्ड की सारी कमियों को दूर कर देगा और परमाणु की एटम की ज्यादातर कमियां जो होती है उन कमियों को यहाँ पर आकर के ये समझाता है। यही रीजन है कि नील्स बोर का थ्योरी या नील्स बोर का परमाणु मॉडल और परमाणु मॉडलों की तुलना में इंपॉर्टेंट होता है और इससे बनने वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट क्लास में दोस्तों अपन ने बात करी थी कि नील्स बोर क्या कहता है कि एक न्यूक्लियस, इसका ये रास्ता पाथ और यहां पर इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये लाइन तो रदरफोर्ड भी कह गया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए लगातार एनर्जी का उत्सर्जन करता है। नील्स बोर क्या कहता है दोस्तों? तो नील्स बोर का फर्स्ट पॉइंट था कि यह इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर मोशन करेगा, गति करेगा और गति करेगा तो ये जो पाथ है, रास्ता है, ये रास्ता कैसा होगा दोस्तों? सर्किल। और इस सर्किल का इसने नाम क्या दिया था? कक्षा, कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर। इंग्लिश में बोले दोस्तों तो सेल, ऑर्बिट या एनर्जी स्टेट। सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों कि यह इलेक्ट्रॉन जब इस पाथ में, इस ऑर्बिट में मूव करता है, मोशन करता है, तो ये एक ही एनर्जी स्टेट में मोशन नहीं करता है। ये लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी ऑब्जर्व करने की वजह से और एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसका जो ग्राफ जो होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है, वो सतत नहीं बन करके असतत बनता है। तीसरा पॉइंट जो था दोस्तों वो था कि ये इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो फिक्स होता है। अर्थात अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2πh वाली ऑर्बिट में मोशन करेगा तो वो ऑर्बिट फिक्स रहेगी कि ये उसी में ही मोशन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2π/4 की जगह ये 1.5π/4 में चला जाए, ये पॉसिबल नहीं है। और इस एंगुलर मोमेंटम को निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो वो है NH/2π। NH/2π। फोर्थ पॉइंट जो था दोस्तों वो ये था कि यह इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मोशन करता है या किसी भी ऑर्बिट में मोशन करे, दोस्तों ये फोर्थ पॉइंट जो है ये दरअसल एटॉमिक स्ट्रक्चर में लागू नहीं होकर के ये रेगुलर लाइफ में भी लागू होता है। दैनिक जीवन में कोई सी भी वस्तु हो, अगर वो सर्किल में मोशन कर रही है तो उस पर हमेशा दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स ऐसा होता है जो अंदर की ओर लगता है और एक फोर्स ऐसा होता है जो बाहर की ओर लगता है। और इसी फोर्स के कारण, अंदर और बाहर लगने के कारण ये मौत के कुएं में बाइक घूमती है और अपना घुमावदार सड़क को क्रॉस करते हैं। तो इस पर दो फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स अंदर की ओर लगता है और एक फोर्स बाहर की ओर लगता है। अंदर की ओर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल और बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। एक बल लगेगा अंदर की ओर और एक बल लगेगा बाहर की ओर। इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है इक्वल। इसकी वजह से न तो ये बाहर जाता है और न ही ये अंदर आता है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन होती है न्यूक्लियस की ओर और इसकी डायरेक्शन होती है न्यूक्लियस की अपोजिट ओर।
तो ये 4 पॉइंट है। इन चारों पॉइंटों के बाद में आज अपन इस लेक्चर में बात करेंगे दोस्तों। ये मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी आपको समझा रखे हैं। यदि आपको कुछ डाउट रह गया हो तो दोस्तों आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से हमारे को 3 फॉर्मूले निकल करके आएंगे दोस्तों। पहला फॉर्मूला नील्स बोर से पूछा गया कि जब अगर ये मोशन जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में मोशन कर रहा है अगर ये सर्किल है तो सर्किल की हमेशा क्या होती है दोस्तों, रेडियस। तो एक तो हमारे को क्या निकालना है दोस्तों, ऑर्बिट की रेडियस। और एक ही ऑर्बिट नहीं है दोस्तों, बहुत सारी ऑर्बिट है, इसको आप चाहे तो बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। तो पहली चीज हमारे को निकालना है ऑर्बिट की रेडियस, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस। दूसरा पॉइंट जो हमारे को निकालना है दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, अर्थात इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में कर रहा हो तो इसका कोई फिक्स वेलोसिटी होगा और वह वेलोसिटी कौन सा है, उस वेलोसिटी की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है वो नील्स बोर थ्योरी में पता चलती है। और तीसरा दोस्तों यहाँ पर बात आई एनर्जी की। सेकंड पॉइंट जो अपन ने बोला था, लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो पहली चीज तो यही कि एनर्जी होती कितनी है, जब जिसे अपन बोल रहे हैं एनर्जी स्टेट, उस एनर्जी स्टेट की एनर्जी होती कितनी है। तो एनर्जी स्टेट की एनर्जी पता करें या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता करें, बोलना सेम ही है, क्योंकि जितनी इसकी एनर्जी होगी वह उसी में ही चक्कर लगाएगा जो उसकी एनर्जी रखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी एनर्जी 3.4 है, थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं, और इन ऑर्बिट में से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी 3.4 है, तो ये भाई साहब फर्स्ट में चक्कर नहीं लगा करके सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, क्योंकि दोनों की एनर्जी मैच होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप प्रोवाइड करवाएं या और एनर्जी स्टेट की एनर्जी निकलवाएं, बात सेम ही है। तो हमारे को टोटल 3 फॉर्मूले निकाल करके लाने हैं दोस्तों। एक तो ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन की या एनर्जी स्टेट की एनर्जी कितनी है। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों अपन बात करते हैं कि और इन तीनों फॉर्मूलों को निकालने के लिए हमारे को 2 पॉइंटों की रिक्वायरमेंट होगी। एक पॉइंट है दोस्तों एंगुलर मोमेंटम वाला और एक पॉइंट है हमारे पास फोर्स वाला। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी ज्ञात की जाती है। देखिए दोस्तों, ये हो गए वोल्टेज 3 से। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है पहला पॉइंट इसका था दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों mv/r इक्वल टू nh/2π, इक्वेशन नंबर 1। दरअसल दोस्तों पूरा पॉइंट ये है कि जिस पाथ में या जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है उसका एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है, वो एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता और उसे nh/2π फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। यहां पर n शेल नंबर, ऑर्बिट नंबर है जो कि डेसिबल में नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट जो था दोस्तों जिससे हमारे फॉर्मूले निकल करके आएंगे वो था फोर्स, अंदर लगने वाला फोर्स और बाहर लगने वाला फोर्स। तो ये हो जाएगा mv² बराबर kZe²/r। दोस्तों ये आप फिजिक्स में कूलाम फोर्स के नाम से भी पढ़ते हैं। किस प्रकार पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, ये रहा अपना न्यूक्लियस। देखो कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जो 2 आवेश होते हैं, 2 चार्जेस जो होते हैं, उनके बीच में अगर कोई गैप हो, दूरी हो, तो हमेशा उनके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे कूलाम फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला फिजिक्स में होता है K/Q1/Q2/r²। अब यहां पर Q1 Q2 तो फिजिक्स में आने वाले चार्जेस के नेम है और यहां पर चार्जेस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 0.5 कूलाम, 3 कूलाम, 10 कूलाम। लेकिन हमारे यहाँ पर चार्जेस के नाम पर केवल क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। एक आता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा आता है प्रोटॉन।
और हम जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों की चार्जेस वैल्यू सेम, चार्जेस वैल्यू सेम है जबकि इनकी क्वालिटी अलग अलग है, क्योंकि एक नेगेटिविटी शो करता है और एक पॉजिटिविटी शो करता है। तो इसकी वैल्यू दोनों की सेम अपन ने बोली थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो जाहिर सी बात है या तो मैं दोनों को सेम बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो आप या तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की तरह ले सकते हैं या प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की तरह ले सकते हैं। हम पिछले लेक्चरों में ये भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि न्यूक्लियस के अंदर चार्जेस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। तो क्या मैं आपसे कहूं कि मैं थोड़ी देर के लिए प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ही मान लूं, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। तो एक Q1 न्यूक्लियस वाला होगा, दूसरा Q1 इलेक्ट्रॉन वाला होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस Q1 को प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इक्वल है तो मैं इसको भी इलेक्ट्रॉन ही बोल देता हूं, और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है इसे, और E इंटू ई हो जाएगा दोस्तों E स्क्वायर। तो K E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कूलम फोर्स। अब दोस्तों यहां पर बात क्या आती है, कूलम फोर्स की यहां क्या जरूरत पड़ी। तो दरअसल दोस्तों इसके ऊपर बाहर की ओर भी तो एक फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर अंदर की ओर भी तो एक फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच में गैप है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला कूलम फोर्स यहाँ पर अपने फोर्स के नाम से काम आएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसमें और इसमें अगर अपन अंतर देखें तो यहाँ पर एक चीज और ऐड होकर के आ रही है दोस्तों, Z। फिजिक्स में लफड़ा नहीं है दोस्तों, यहां लफड़ा किस चीज का है दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एटम के बारे में, और अगर एटम के बारे में बात होगी तो एटॉमिक नंबर की भी बात होगी, और एटॉमिक नंबर को हम कहीं से देखते हैं, Z से, क्योंकि हर एटॉमिक नंबर एटम का अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन के लिए बात होगी तो फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, बेरिलियम के लिए बात होगी तो फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा। दोस्तों तरीका सबका सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर अपने को ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए वहां पर Z नहीं आता है और यहां पर Z आता है। अब आप दोस्तों फिर सोचेंगे कि सर यहाँ तो R स्क्वायर है, वहां R कैसे हो गया। तो दरअसल वो जो दूसरा फोर्स है उस दूसरे फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन R। तो दोनों को हम जब इक्वल करेंगे तो एक R से एक R कट जाएगा, इसीलिए एक साइड तो बचेगा mv स्क्वायर और दूसरी साइड बचेगा k z e स्क्वायर अपॉन R। तो मैंने डायरेक्ट आपको सोल्व करके ही बताया है, क्योंकि ये कोई बात फिजिक्स में वेरिएबल है, यहाँ पर इतनी काम की नहीं है, जिससे हमारा काम चलेगा वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। क्लियर है दोस्तों। देखिए, और मैं इस R को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर R इक्वल टू kz e स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। For put value इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2, अर्थात दूसरे नंबर पहले नंबर की समीकरण की जो वैल्यू है, इक्वेशन की जो वैल्यू है, उसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो 2 में पुट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, mv r इंटू v लिख देता हूं, क्योंकि v स्क्वायर है ना, तो v इंटू v हो जाएगा, ये हो जाएगा k z e स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में दोस्तों mvr की पूरी एक वैल्यू है, तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों nh अपॉन 2 पाई इंटू v इक्वल टू k z e स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। v की वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, तो इसको अपन इधर शिफ्ट कर देंगे, तो अपॉन में है दोस्तों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो अपॉन में चल जाएगा। तो वैल्यू v इक्वल टू 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन nh, ये इसका मेन फॉर्मूला है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्ञात करने का, और इसे बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू एंड सोल्व, अर्थात मान रखकर जब इसे हम हल करेंगे। अब पहली चीज तो ये दोस्तों कि मान किस चीज के, तो दरअसल इसमें दो चीजों को छोड़ करके हमें सबकी वैल्यू पता है।
2 की जगह 2 आएगा दोस्तों, पाई का 22/7 या 3.14 के कूलाम कांस्टेंट, और कूलाम कांस्टेंट की वैल्यू होती है दोस्तों 9 × 10⁹। जेड एटॉमिक नंबर है, ये हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन में प्रोवाइड करवाया जाएगा एटम का नाम बोल करके। जेड एटम नंबर। इलेक्ट्रॉन चार्ज, जैसा कि हम कूलाम फोर्स में बात कर रहे थे दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एन ऑर्बिट नंबर जो हमें नहीं पता है। एच प्लांक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34। सबकी वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आएगी v = 2.18 × 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू है दोस्तों। वेलोसिटी निकालनी हो तो इसमें हम z की वैल्यू और n की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे को वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और है कि जब भी मैं इनको कई बार बोलता हूं तो मैं 2 टाइप की वैल्यू दोस्तों काम में लेता हूं। 2.18 × 10⁻6 भी होती है दोस्तों, अगर 6 लगेगा तो पीछे मीटर पर सेकेंड लगेगा, लेकिन हम चाहे तो मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो फिर ये v = 2.18 × 10⁸ हो जाता है। तो दोनों में आप कंफ्यूजन न होए, मात्रक का खेल है सारा। मीटर काम में लेंगे तो 10⁻6 लेना पड़ेगा, और सेंटीमीटर लेंगे तो 10⁸ लेना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा काम में आती है, नीचे वाली वैल्यू थोड़ी कम काम आती है। ये तो हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट फॉर्मूला। अब हम v की वैल्यू इक्वेशन 3 का मान किसमें पुट करें दोस्तों, 1 में कि 2 में? तो हमारे पास दोनों ही चांस है दोस्तों, हम 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही रेडियस आ रही है। लेकिन सेकंड में पुट करेंगे तो मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर v² आ रहा है, और फर्स्ट में पुट करेंगे तो एक केवल v ही आ रहा है। तो पहले में पुट करना ज्यादा इजी होगा सेकंड की तुलना में, हालांकि दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो का मान 1 में पुट करने पर तो ये हो जाएगा दोस्तों mr × 2π kz² /nh nh/2π। वैल्यू हमारे को r की फाइंड आउट करनी है दोस्तों, तो r को इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा r = n² h² 2π mkz²। ये आ गई दोस्तों r की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 4। फिर भी यहां पर हमारे को वापस सेम वही बात बोलनी है दोस्तों कि पुट वैल्यू एंड सोल्व इट, अर्थात सबकी वैल्यू पुट करके जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे को n और z को छोड़ करके सबकी वैल्यू पता है। तो सबको सोल्व करेंगे तो दोस्तों अपना आंसर आएगा r = 0.529 n²/z, और ये आ जाएगा दोस्तों एंगस्ट्रॉम में। r = 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। 2 वैल्यू हमारे यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है दोस्तों, रेडियस की और वेलोसिटी की। तीसरी वैल्यू जो बचती है वो बचती है एनर्जी की। एनर्जी के लिए दोस्तों अगर अपन बात करें तो वापस वही फिजिक्स वाला डायलॉग हमारे को मारना पड़ेगा जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का होता है, कि जब भी दुनिया की कोई चीज मोशन करती है तो उसके अंदर हमेशा आपको एक एनर्जी मिलेगी जिसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और यदि इलेक्ट्रॉन भी मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी क्या होगी दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही एनर्जी का रोल अदा करेगी। और एनर्जी का फॉर्मूला या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो क्या था दोस्तों, 12mv²। और 12mv² है दोस्तों, तो m वही मास, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, और v वैल्यू जो है दोस्तों वो कहां से पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 से। तो पुट वैल्यू
V फॉर इक्वेशन 3। E इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हाफ m, यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों 2 पाई k z e स्क्वायर अपॉन n h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों E इक्वल टू हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा k स्क्वायर, ये हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर और h स्क्वायर। 2 से कट जाएगा 4 2 बार, बाकी कोई m नहीं कट रहा है तो m इसी में ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों E इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, m को बीच में एडजस्ट कर देते हैं, m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। सेम इसी की तरह ये दोस्तों लगभग सारी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर बस नॉन स्क्वायर आ रही है तो यहाँ पर स्क्वायर आ रही है। वापस वही डायलॉग दोस्तों, पुट वैल्यू एंड सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा दोस्तों E इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी वैल्यू है दोस्तों एनर्जी की। जैसा कि यहां पर V की डबल वैल्यू अपने को प्रोवाइड होती है, पता होती है, उसी प्रकार E की भी दोस्तों डबल वैल्यू पता होती है, कभी कभी आवश्यकता भी पड़ जाती है। लेकिन ये जेई में नीट वालों की ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि E की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही नहीं होती, E की वैल्यू जूल में भी होती है। और अगर E की वैल्यू जूल में होगी तो यहाँ पर अपने को जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कुछ V की तरह होगी। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल वाली वैल्यू अगर आप देखना चाहेंगे तो ये आ जाएगी दोस्तों E इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो फिर ये जूल में आ जाएगी दोस्तों, ये एक दूसरी वैल्यू, पर इसकी भी जरूरत कम पड़ती है क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूलों में यही काम आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, तीनों फॉर्मूले आ चुके हैं। एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला और ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला। अब जैसा कि दोस्तों अगर अपन बात करें कि सर जब सारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है तो फिर क्या आगे वाली थ्योरी भी आएगी क्या? तो जैसा कि हम बोलते हैं दोस्तों कि आगे वाली थ्योरी जब भी आती है जब पीछे वाली थ्योरी में कोई कमी रह जाती है। तो क्या नील्स बोर में भी कोई कमी है क्या? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, नील्स बोर में कमी है तभी डी ब्रोगली थ्योरी आई। तो नील्स बोर में क्या कमी है, उन कमियों को सुधारने के लिए नील्स बोर ने क्या, डी ब्रोगली ने क्या हेल्प करी। लेकिन ज्यादातर कमियां, यूं कहें कि 99% कमियों को कौन सुधार गया? नील्स बोर। इसीलिए नील्स बोर की थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इन दोनों पॉइंटों को हल्के में ना लें, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन इसका आता है दोस्तों और 3 क्वेश्चन इनके आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार उनको सोल्व किया जाता है, इसकी चर्चा अपन आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल छोड़ करके मैं जाना चाहूंगा, और वो सवाल क्या है दोस्तों कि जब भी हम इन तीनों में वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, लेकिन स्क्वायर होकर के पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो वैल्यू भी कैसी है? पॉजिटिव। इसमें भी दोस्तों सेम डायलॉग है, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31, लेकिन रखना केजी में ही है। के पॉजिटिव, जेड का हमें पता नहीं है, क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता है लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव। एनर्जी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये पॉजिटिव 9.1 इंटू 10⁻31 पॉजिटिव, के पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेकिन पावर 4 होने की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा। ये भाई साहब पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। लेकिन यहां पर भी सारी चीजें पॉजिटिव है सेम इनकी तरह, तो फिर यहां पर नेगेटिव साइन क्यों प्राप्त होता है हमारे को?
तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि पॉजिटिव वैल्यू पुट होने के बावजूद भी नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या लेने आ जाता है। इसकी चर्चा हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन आप लोग दिमाग लगाइएगा। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे कि नील्स बोर की थ्योरी में कौन कौन सी कमियां बच गई और इससे किस प्रकार क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।